सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि आपको प्रूव करना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब ग्लास स्लैब के ऊपर एक रे इंसिडेंट होती है तो जो फाइनली वो मर्ज आउट होती है वो इंसिडेंट रे के पैरेलल होती है। ठीक है, ये प्रूव करनी है आपको। to prove that incident ray is parallel to emergent ray. ठीक है, when ray of light falls obliquely on glass slab and also find lateral shift. ठीक है, तो ये भी बनाएंगे कि ये ग्लास स्लैब के ऊपर जो इंसिडेंट रे पड़ी वो रिफ्रैक्शन के बाद जब निकलेगी, ठीक है, ग्लास स्लैब से वो इमर्जेंट रे होगी, तो इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे के पैरेलल होगी। वो करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक इंसिडेंट रे लेते हैं ओ ए। ठीक है, वो एक ऐसी रे भी इंसिडेंट रे है। ठीक है, और वो ए बी की तरफ रिफ्लेक्ट हो गई, तो ए बी रिफ्लेक्टेड रे हो गई ग्लास स्लैब के तरफ। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर है, ई एंगल ऑफ इमर्जेंस है। ठीक है, तो यदि मैं नेक्स्ट बात करूँ तो ये है, देखो क्या देखेंगे यहाँ पे। सो ये जो आपकी यहाँ पे ये है, देखो ग्लास स्लैब, ये देखिए आपको सारी, इसको थिकनेस टी मान लेते हैं। इंस्टेंट रे ओ ए पड़ी, तो इधर एयर है, रेयर मीडियम हो गया। एक ग्लास स्लैब कैसा मीडियम हो गया, बोलो डेंस मीडियम हो गया। ठीक है, और फिर यहाँ से निकलेगी जब ये, तो फिर इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। ये वाली इमर्जेंट रे, बी सी बोलते हैं इसको। ठीक है, बी सी कौन सी रे, बोलो इमर्जेंट। ठीक है, तो एक बार फिर रेयर से डेंसर जब रिफ्लेक्शन होता है, नॉर्मल ड्रॉ करिए, सारा नॉर्मल आ गया, तो इंसिडेंट रे नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। इधर नहीं बेंड होगी, ये देखो यहाँ, इधर को ए बी है, रिफ्लेक्टर रे कौन सी है, ए बी, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, ये नॉर्मल है ये वाली लाइन। ठीक है, सो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, ये वाला आर एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। तो फिर यहाँ इस पॉइंट पे जब पड़ी ये, तो फिर अब ये डेंसर से कहाँ जा रही है बताओ, ये तो डेंसर मीडियम है ना, ग्लास स्लैब है, डेंसर से फिर रेयर की तरफ जाएगी, तो फिर नॉर्मल से अभी बेंड होगी। ठीक है, यहाँ पहले कहाँ गई बोलो, पॉइंट ए पे रिफ्लेक्शन कहाँ से कहाँ हुआ, रेयर टू डेंसर, पॉइंट बी पे रिफ्लेक्शन डेंसर टू रेयर, तो नॉर्मल से अभी बेंड होगी। तो फिर ये जो वहाँ बाहर को निकली, इसको बोले मर्ज आउट होता है, बाहर निकलना, ये बाहर निकली, इसको बोलेंगे मर्जेंट रे। तो ये इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाओ, इसके पैरेलल पाई जाएगी, ये प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए मेरे को ये एंगल प्रूव करना पड़ेगा, आई एंगल जो होगा वो ई इक्वल होगा बस। ठीक है, सो ये इंसिडेंट रे है, ये भी कैसी रे है बोलो, रिफ्लेक्टेड रे है। स्नेल्स लॉ लगाना है, फॉर ए रे गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंस रे लगा दिया, साइन आई कौन साइन आर। तो आई कौन से मीडियम में बना बोलो, 1 में, नंबर ओपन हो गया, और आर इसमें बना उसका नंबर 2 नीचे, इक्वेशन 1। ठीक है, ये पॉइंट ए पे लगा दिया स्नेल्स लॉ। अब लगाएंगे पॉइंट बी पे। पॉइंट बी के लिए ये बनेगी इंसिडेंट रे, कौन सी रे है बोलो, ए बी, ए बी इंसिडेंट रे बन जाएगी पॉइंट बी के लिए। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आर हो जाएगा, बिकॉज ये एंगल आर है तो भी आर होगा, बिकॉज एक अंतर कोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना, ये आर है तो भी क्या होगा, आर होगा। तो ये एंगल जो है ना इंसिडेंट रे है, तो इसमें नॉर्मल के नॉर्मल ड्रॉ करो, यहाँ कर दिया, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इसके लिए आई की जगह क्या लिखना पड़ेगा, फिर स्नेल्स लॉ लगाया मैंने, ये पॉइंट ए पे लगाया और ये पॉइंट आपने लगाया बी पे, एट बी, नीचे वाला। तो बी पॉइंट के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस आर है, तो साइन आई, आई की जगह आर लिखना पड़ेगा, बट ए साइन आर, आर की जगह यहाँ ई है, तो लिख दिया। अब आर कौन से मीडियम में बना, 2 में, देखो 2 नंबर है, इसका डेंसर का 2 नंबर है, 2 पर। ई किस में बना, बाहर बना, बाहर का रेडियल मीडियम है, नंबर क्या 1। फिर यहाँ प्रिंसिपल पॉसिबिलिटी का, और 2 का 1 करना, 1 का 2, तो 1 बॉन्ड करना पड़ेगा। दोनों को मैंने रेसिप्रोकल ले लिया, इसका उलट ले लिया, उलट कर दिया दोनों तरफ, साइन ई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू ई। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है। अब इक्वेशन 1 और 2 से आपको क्या लग रहा है, so yeah, yeah, from equation 1 and 2 what you will get this, राइट हैंड साइड एक जैसी है, तो दिस ये सारे का सारा इज इक्वल टू ये सारे का सारा, तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू साइन ई अपॉन वट, साइन आर, ये कट गया सारा, तो ऊपर से साइन आई इक्वल टू साइन ई बचा, तो आई इज इक्वल टू क्या बचा, ये बोला था मैंने, आई को आपने प्रूव कर दिया कि स्लिप, यदि आई इक्वल टू ई होगा ना, तो फिर ये रे ओ ए जो है ये सारी पैरेलल हो जाएगी बी सी की। ठीक है, ओ ए बोल दो इसको, ओ यहाँ आप डी बोल सकते हो। सो रे ओ डी जो है
ये ओ डी, ये ओ ये सारी है नीचे तक, ये ओ डी is parallel to, therefore AOD is parallel to BC, BC. This is incident ray, this is emergent ray, लूप हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है कि आपका ये जो है ना, ये इन दोनों रेज के लिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यहाँ ये कर दिया, कितने डिग्री का एंगल बनाया, 90। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। सो इट इज़ दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड एमरजेंट रे। ठीक है, सो फिर आपने यहाँ से इस ट्रायंगल में जाना, ये देखो ये दिए ना, देखो ध्यान सुनेंगे, यदि ये एंगल आई है तो ये रेज टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक भी टोटल एंगल आई होगा, ये आर एक कवर हो गया तेरे को, तो ए कितना बचा तेरे को, आई माइनस आर। ठीक है, अब ये जहाँ मेरा कर्सर चल रहा है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये नाम बोलो इसका ए बी ई। तो ट्रायंगल ए बी ई में जाएंगे और साइन आई माइनस आर मुझे बताएंगे कितना होगा, साइन आई माइनस आर, साइन आई माइनस आर इज इक्वल टू ये। ठीक है, तो ये आ गया आपका बेस, ये आ गया परपेंडिकुलर, तो हो जाएगा ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपर, तो डी अपॉन हाइपर में होगा ए बी, डी अपॉन ए बी। ठीक है, तो मेरे को तो डी निकालना है, तो डी कितना हो जाएगा यहाँ से बोलो, डी इज इक्वल टू ए बी साइन आई माइनस आर। ठीक है, अब आप इधर वही ट्रायंगल का नाम बताओ क्या होगा, बिकॉज ये एंगल भी 90 डिग्री है। इस ट्रायंगल का नाम है ए एफ बी, इसमें चलेंगे और कॉस आर बताएंगे मुझे कितना होगा। इन ट्रायंगल कौन सी बोलो, ए ये वाली ए बी एफ, इसमें बताएंगे साइन ऑफ आर, देखो इसमें आर एंगल है ये वाला। ठीक है, ये हो गया, इसमें हाइपोटेन्यूज ये होगा, हाइपोटेन्यूज ये होगा इसमें ये। ठीक है, और ये बेस हो जाएगा, और बेस जो बेसिकली हो जाएगा पूरा ये एफ ए एफ, और ए एफ बेस जो है वो थिकनेस है, मतलब टी अपॉन ए बी, टी अपॉन ए बी। ए बी क्या हो जाएगा यहाँ से, यहाँ पुट कर दो बस हो गया, तो ए बी हो गया यहाँ से टी अपॉन साइन आर, सॉरी कॉस आर है, साइन आर सॉरी। सो ये था, ये हो रहा था मैं कॉस आर, कौन सी ट्रायंगल से निकाला भी, कॉस आर ए बी एफ, ए बी एफ कहाँ है देखो, ए बी एफ, ये कॉस आर निकाला, तो ये बेस हो गया ना, और ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस मीन्स ए एफ मीन्स थिकनेस ऑफ स्लैब टी, टी अपॉन ए बी। यहाँ से आप ए बी निकाल दो, तो ए बी हो जाएगा यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी टी अपॉन कॉस आर। और इसे भी मैं बोल सकता हूँ, फिर डी कितना आ जाएगा बोलो, टी अपॉन कॉस आर, ये ए बी की वैल्यू ये पुट करनी है, टी अपॉन कॉस आर, और आगे क्या ऊपर साइन आई माइनस आर, इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। तो लेटरल शिफ्ट का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये ठीक है जी, तो ये था। ये बता रहा था आपको, स्नेल्स लॉ लगाया पॉइंट बी पे, ये आ गया, इसको रिवर्सिबिलिटी लगाया, 1 का 2 करना, 2 का 1 तो 1 अपॉन करना पड़ेगा। ठीक है, फिर रेसिप्रोकल ले लिया, और फिर इक्वेशन 1 और 2 से आई इक्वल टू ई आ गया, मैंने बता दिया आपको। लेटरल शिफ्ट मैंने बता दिया, इट इज़ दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड व्हाट एमरजेंट रे। बी ई परपेंडिकुलर ए डी ड्रॉ किया, और फिर ट्रायंगल ए बी ई में गए, वहाँ साइन आई माइनस आर देखा, ये आ गया, डी निकाला यहाँ से, इक्वेशन 1 बोल दिया, और ए बी एफ में गए, वहाँ से क्या निकाला, कॉस आर, कॉस आर क्या है टी अपॉन ए बी, तो यहाँ से ए बी निकाल के यहाँ इसे ए बी की वैल्यू पुट कर दी। तो ये आगे लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला याद रखेंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो ये ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स हैं आपके कि चलो ये काफ़ी ये हो गया कि ये कॉइन है, जैसे ये एक बर्तन है, मान लो कोई वेसल है, ये पानी से ऐसे भरी हुई है। ठीक है, यहाँ एक कॉइन रखा आपने यहाँ पे कॉइन, तो ये कॉइन बेसिकली जब ऑब्जर्वर बाहर से देख रहा है ना, इधर इधर आपकी आंख है ऑब्जर्वर की, तो ये डेंसर मीडियम हो गया वाटर। ठीक है, और ऑब्जर्वर कौन से मीडियम में बोलो, रेयर मीडियम। तो यहाँ से बेसिकली ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूँ, जिस चीज़ को आप देख रहे हो, जिस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो ना, उससे रेज ऑफ लाइट आपकी आंख की तरफ चलती है।
अब रे ऑफ लाइट आप किसको देख रहे हो, कॉइन को, कॉइन से रे ऑफ लाइट चलेगी, ये आएगी देखो ऐसे, ये जैसे ही इंटरफेस पे पहुंचेगी तो यहाँ मीडियम, ये लाइन मीडियम को लॉक कर रही है, इधर डेंसर है और इधर क्या है ऊपर रेयर है, ऐसा ही नहीं है। तो ये नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा पहले, यहाँ लो ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, तो ये रे आपकी बैंड हो जाएगी थोड़ी सी इधर, ठीक है, डेंसर रेयर जा रही है नॉर्मल से दूर भागेगी, थोड़ी सी बेंडिंग दिखानी पड़ेगी इसको, और जब इसको वापस लाएंगे ना आप तो ये ऑब्जर्वर को लगेगा कि ये कॉइन यहाँ है, यहाँ यहाँ इस पॉइंट पे, तो ये वो बेंडिंग की वजह से, समझे आप, ये बनाया अच्छा डायग्राम। देखो ये रे ऑफ लाइट चली, कॉइन को देख रहे हैं ना आप, ये चली, ठीक है, रे ऑफ लाइट चली, ये देखो ये दिखी, इंस्टेंट रे कौन सी हुई, फिर ऑब्जेक्ट से चलती है, ऑब्जेक्ट कॉइन है यहाँ पे। क्वेश्चन ये है कि जो कॉइन है बेसिकली वो बिल्कुल नीचे बैठा हुआ है, लेकिन वो हमें थोड़ा ऊपर दिखता है, रियलिटी में जो यहाँ से लेके यहाँ तक गहराई है वो ये यहाँ से लेके यहाँ तक आर है ये, ठीक है, जो आपको प्रतीत होती है, ध्यान सुनना, उसको बोलते हैं अपेरेंट, अपेरेंट डेप्थ वो यहाँ तक की है, तो कौन ज़्यादा है, रियल डेप्थ बोलते हैं इसको, रियलिटी में कॉइन यहाँ है, लेकिन ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये सीधी निकलनी चाहिए थी ना ऐसे, तो ऐसे निकलनी चाहिए थी, थोड़ी सी बैंड हो जाएगी, फिर जब बैंड हो जाएगी, जब वापस प्रोड्यूस करेंगे इसको तो यहाँ मिलेगी आगे, देखो थोड़ी सी वो बैंड हो गई, इसका मतलब मीडियम चेंज हुआ, तो बैंडिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हुआ, तो डेंसर से कहाँ जा रही थी रेयर, तो नॉर्मल से अभी बैंड होगी, ठीक है, इधर नहीं बैंड होगी, इधर होगी बैंड, ये नॉर्मल है, ठीक है। अब आपकी आँख है, ये आँख बनाई हुई है, इधर आँख ढंग से बनाई है सारी, ठीक है, दो रे चलानी पड़ेंगी, एक ये चली नॉर्मल डायरेक्शन में ऐसे, इसी पे ये चली एक रे, एक तो ये चली ना, और दूसरी ये चली देखो ये, और एक सीधी नॉर्मली जाए तो वो नहीं बैंड होती, याद रखना ये स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर का रेशो कांस्टेंट रहना चाहिए, इसलिए ये जो रे चली यहाँ से कॉइन से, देखो दो चली यहाँ से, एक ये चली और दूसरी, एक ये गई और दूसरी ये, तो ये सीधी निकल जाएगी, इसमें बेंडिंग नहीं होती, तो इस कौन सी रे में बेंडिंग नहीं होती है, जो मीडियम चेंज होता है, जो नॉर्मल डायरेक्शन में इंटरफेस पे इंसिडेंट हुई, इंटरफेस ये है ये लाइन, तो ये चली, ये बैंड होगी, दूसरी ये नॉर्मली इंसिडेंट हुई इंटरफेस पे, तो ये नॉर्मली ही दूसरे मीडियम में चली जाएगी, मतलब अपना ही रास्ते से बेंडिंग नहीं होगी इसकी, बोलने का मतलब है, ठीक है, बेंडिंग नहीं होगी इसकी। तो अब आँख आपकी यहाँ है, तो आँख को लगेगा, अब इनको सीधा करो, देखो ये रे है, ठीक है, सो ये बता रहा था मैं आपको कि ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन इज कॉइन इन वाटर अपीयर्स एट लेसर डेप्थ देन इन रियलिटी, रियलिटी में तो वो नीचे है, लेकिन आपकी आँख को कहाँ लगता है, थोड़ा सा ऊपर, तो ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक जो डेप्थ होती है उसको बताया मैंने, उसको बताया अपेरेंट डेप्थ, और रियलिटी में जो यहाँ से लेके यहाँ तक गहराई है वो 8 है, तो यहाँ रियल डेप्थ को, रियल डेप्थ और डिवाइडेड बाई अपेरेंट डेप्थ, इन दोनों का जो रेशो होगा, अब आप बताओ मेरे को ज़्यादा कौन सा है, यहाँ रियल वैल्यू ज़्यादा है, और डेंसिटी को रिफ्लेक्टेड एक्स कितना लेते हैं, म्यू टू, और एरर का कितना है, म्यू वन स्पोर्ट्स, तो यहाँ आएगा म्यू टू अपॉन म्यू वन, ठीक है, ये रखना है आपने याद कि म्यू टू बड़ा होता है कि म्यू वन, डेंसिटी का रिफ्लेक्टिव एक्स हमेशा बड़ा होता है किससे, रेयर मीडियम से, एज म्यू टू इज ग्रेटर देन म्यू वन, देयरफॉर जो रियल डेप्थ आर है वो भी बड़ी होगी किससे, अपरेंट डेप्थ से, देयरफॉर, और यू कैन से अपरेंट डेप्थ जो भी वो लेस होगी किससे, आर से, इसका मतलब अपरेंट वो जो आपकी आँख को लगेगा, तो आपकी आँख को लगेगा कि थोड़ा सा ऊपर है, तो मतलब अपरेंट जो गहराई है, अपरेंट डेप्थ जो लेस है रियल से, तो ये लिखा है यहाँ पे देखो, अब थोड़ा सा इसमें डायग्राम का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि जो ओ ए इंसिडेंट रे है किस तरफ गई, ए बी की तरफ गई, फिगर ए ओ ए इज रिफ्रैक्टेड अलोंग, किधर बेंड हुई, और अलोंग मीन्स किस ओर बेंड हुई, ए बी की ओर,
ओ ए बी की तरफ चलेगी, दिस इज बी, ठीक है। और जब ए बी रे को बैकवर्ड प्रोड्यूस किया तो आपकी आँख को लगा वो कहाँ से आ रही है, इस पॉइंट से आ रही है। बेसिकली यहाँ जो दिखता है आपको वो इस कॉइन का इमेज दिखता है, जो यहाँ ऑब्जेक्ट होता है ना नीचे, उसका इमेज दिखता है। तो इतना तो नहीं दिखता ऊपर, लेकिन यहाँ चलो डायग्राम बनाने की इसलिए थोड़ा काफ़ी ऊपर दिखा दिया है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक होगी अपरेंट डेप्थ, और यहाँ से यहाँ तक होगी रियल डेप्थ। तो रे ए बी, ठीक है, वैन प्रोड्यूस, जब ए बी को प्रोड्यूस किया गया, ठीक है, बैकवर्ड, तो मीट ओ सी एट ए, ओ सी ये थी दूसरी रे, तो ओ सी को कहाँ मीट हुई, जहाँ मीट हुई वहाँ दिखेगा आपको कॉइन। तो कॉइन अपीयर्स एट पॉइंट आई, ये आई पॉइंट है। अब रियल अपॉन अपरेंट इज इक्वल टू बता दिया मैंने, म्यू टू अपॉन म्यू वन। सो म्यू टू बड़ा देन म्यू वन से, तो आर बड़ा हो जाएगा ए से, और ए छोटा हो जाएगा, इसमें अपरेंट डेप्थ इज लेस देन रियल डेप्थ। इसमें ये लिखा है कि एक कंटेनर इज फिल्ड विद वाटर, कितनी डेप्थ है, रियल डेप्थ दी हुई है, आर दिया हुआ है 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसमें नीडल फेंकी पानी में, बीच में नीचे बैठ के जाके, लेकिन आपकी आँख को कितना ऊपर दिखी, थोड़ा सा ऊपर दिखी, और ऊपर से गहराई कितनी दिखी उसकी, जो दिखी वो हो गया अपरेंट डेप्थ कितनी, 9.4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ये है कि जिस मीडियम में डालेगी उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है, न्यू निकालो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, अभी बताया मैंने ये, ठीक है। सो ये आ जाएगा आर अपॉन ए, और आर कितना है यहाँ 12.5 और 9.4 से डिवाइड कर दो। मीडियम वाटर था तो सॉल्व करेंगे तो वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना बताया मैंने, 1.33 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसका ये क्वेश्चन एक और है कि एक पंछी बर्ड, एक पंछी काफ़ी हाइट पे ऊपर है, देखो ये। तो क्वेश्चन इज ये बर्ड फ्लाइंग हाई इन एयर अपीयर्स एट लार्जर हाइट, पिछले वाले का बिल्कुल उलट, ठीक है। जैसे आप यहाँ ग्राउंड पे खड़े हैं, ग्राउंड है, ये खड़े हैं आप इस इलाके में खड़े हैं, अभी ग्राउंड है, और बड़ी ऊपर जाके हाइट पे बर्ड, ठीक है, एक पक्षी जो है वो यहाँ पे हुआ एक्चुअली, ध्यान सुनेंगे, यहाँ पे हुआ एक्चुअली, और आपको आपकी आँख को थोड़ा ऊपर दिखता है। कॉइन वाले केस में उल्टा है, कॉइन वाले केस में देखो ध्यान सुनेंगे, कॉइन था आपका, ये जो ऑब्जेक्ट था बेसिकली ये था कॉइन, यहाँ है तो यहाँ दिखता है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया अपरेंट डेप्थ, और यहाँ से यहाँ तक हो गया रियल डेप्थ। तो इसमें आपका अपरेंट डेप्थ लेस देन होता है रियल से, होता है। इसमें ऑब्जेक्ट आपका डेंसर मीडियम में है, और ऑब्जर्वर कहाँ है बताओ, ऑब्जर्वर यहाँ था, आपकी आँख यहाँ थी, ऑब्जर्वर कौन से मीडियम में था, रेयर मीडियम। यहाँ उलट है, ध्यान सुनेंगे, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो हवा की डेंसिटी कम होती जाती है, तो डेंसिटी ऊपर काफ़ी ऊपर है वो, तो काफ़ी ऊपर है यदि पंछी, तो हवा की डेंसिटी वहाँ कम है, और जो आप अर्थ सरफेस पे ऑब्जर्वर है वहाँ हवा की डेंसिटी ज़्यादा है, तो यहाँ कंपेरेटिवली यहाँ मीडियम कैसा हो गया, डेंसर। और जहाँ बर्ड फ्लाई कर रहा है वहाँ मीडियम कैसा हो गया, रेयर। तो मतलब पंछी आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट अब कौन से मीडियम में, बोलो रेयर में। यहाँ आपका ऑब्जेक्ट कॉइन था, ये कौन से मीडियम में था, डेंसर, ठीक है। तो अब बिल्कुल पिछले वाले को उलट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ जिस चीज़ को देख रहे हैं आप, मैंने बोला वहाँ से रे ऑफ लाइट चलती है, आप किसको देख रहे हैं, बर्ड को, तो बर्ड से रे ऑफ लाइट चलेगी आपकी तरफ, और आप कौन से मीडियम में, डेंसर मीडियम में, तो रेयर से कहाँ आ रही है लाइट, डेंसर, तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, ये नॉर्मल ड्रॉ करो यहाँ पे, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, ना बेंड होती तो ये जाती है ऐसे ऐसे ऐसे, ये बनाया हुआ, ये बनाया हुआ, ठीक है। तो रेयर से डेंसर, वही बार बोल रहा हूँ कि रेयर से डेंसर हुआ रिफ्लेक्शन यहाँ, और यहाँ कहाँ हुआ था, यहाँ डेंसर तो क्या हुआ था, रेयर। तो रेयर से डेंसर जब रिफ्लेक्शन होता है तो मैंने बताया जो मीडियम शुरू वाला है उसमें होगा ऑब्जेक्ट, और दूसरे मीडियम में कौन होगा, ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर कहाँ है इस टाइम, डेंसर में कौन है ऑब्जर्वर, जो इस बर्ड को देख रहा है।
तो बर्ड से क्या चली रही है फ्लाइट, रे ऑफ लाइट चली तो कौन से मीडियम से चली, रेयर मीडियम से, और कौन से मीडियम की तरफ जा रही है वो, डेंसर की तरफ। तो कहीं इंटरफेस पे जाके वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। फिर इसको सीधा करो, इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करो, तो जहाँ ये इस नॉर्मली जो पड़ी, नॉर्मली दो रेज चलानी है मैंने बोला, जो भी ऑब्जेक्ट होगा दो रेज चलेगी, नॉर्मली चलेगी तो वो नॉर्मली ही दूसरे मीडियम में निकल जाएगी, मतलब उसका पाथ जो है उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, ठीक है, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो फिर ये बेंड हुई, अब इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करो और देखो जो रे नॉर्मली पड़ी थी उसको ये कहाँ मिलती है जाके, यहाँ जैसे मिली जाके, तो वर्ड यहाँ के बजाय आपको यहाँ दिखेगा, तो यहाँ हाइट होगी ग्राउंड से, तो रियल हाइट उसकी यहाँ से लेके यहाँ तक हुई, और अपरेंट जो आपकी आँख को लगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक हुई, तो इसमें कौन ज़्यादा हुआ, अपरेंट, और रियल क्या हुआ इसमें कम, सो रियल अपॉन अपरेंट इज इक्वल टू, इसमें आ जाएगा μ1 अपॉन μ2। अब μ2 जो है वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कौन से मीडियम का है, डेंसर का, तो ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है, डेंसर का ज़्यादा होता है, μ2 इज ग्रेटर दैन क्या होता है μ1, एज μ2 इज ग्रेटर दैन μ1 देयरफॉर a इज ग्रेटर दैन r, और ये जो है यहाँ पे कौन सी हाइट है, अपरेंट हाइट, जो आपकी आँख को लगेगा, पंची रियलिटी में यहाँ है लेकिन आपकी आँख को दिखेगा थोड़ा ऊपर, तो आपको लगता है दैट इज कॉल्ड अपरेंट, और यहाँ ऊपर डेप्थ नहीं है, यहाँ ऊपर तरफ जा रहे हैं तो हाइट है, इस केस में अपरेंट हाइट ज़्यादा आएगी रियल हाइट से। ठीक है, तो हम लिख दो यहाँ थोड़ा दो रे चलिए, रे ओ इज रिफ्लेक्टेड अलॉन्ग, रे ओ इज रिफ्लेक्टेड अलॉन्ग ए बी, एंड जब इसको बैक प्रोड्यूस किया तो आपको लगा ये कहाँ से आ रही है, इस पॉइंट से, इस पॉइंट को बोलो आई, बेसिकली आई जो है इमेज दिखता है आपको इस बर्ड का, ये ऑब्जेक्ट है ना, इसका इमेज दिखता है यहाँ पे, तो appears to come from point, यहाँ रियल हाइट अपॉन अपरेंट हाइट क्या बताया मैंने, बताया था मैंने अभी μ1 अपॉन μ2, उन दोनों में बड़ा कौन है μ2, तो फिर अपरेंट हाइट भी बड़ी आएगी रियल हाइट से। तो लास्ट टॉपिक आज के लिए वो है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, सॉरी ये एक और एक न्यूमेरिकल, सॉरी क्वेश्चन था, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्या होता है, तो इसको देख लेंगे हमसे। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं पूछते हैं बोर्ड में, तो मैंने यहाँ बना दिया है, डिस्कस ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ठीक है, तो इसमें ये है कि ध्यान सुनेंगे, दी अपरेंट पोजीशन जो होती है स्टार की स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजीशन, स्टार की जो अपरेंट पोजीशन है वो इसकी एक्चुअल पोजीशन से डिफरेंट होती है, वही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। ठीक है, एक्चुअल मीन रियल, और जो आपको लगा वो अपरेंट, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट बाय एटमॉस्फेयर। ठीक है, सो द अपरेंट पोजीशन जो स्टार की वो फ्लक्चुएट करती है, ठीक है, फ्लक्चुएट करती है ड्यू टू चेंजिंग एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, इट गिव्स राइज टू ट्विंकलिंग इफेक्ट। ठीक है, इट गिव्स राइज टू ट्विंकलिंग इफेक्ट, वही है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से जो अपरेंट पोजीशन है स्टार की वो थोड़ी डिफरेंट होती है किस पोजीशन से, एक्चुअल पोजीशन से, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब स्टार बर्ड की तरह ही हो गया, स्टार तो काफ़ी ऊपर है जाके ना, तो यदि स्टार यहाँ है तो आपको, यदि यहाँ है तो अपरेंट आपको कहाँ पर, कहाँ लगेगा, कहाँ है थोड़ा सा ऊपर, तो ये हो गया अपरेंट पोजीशन ये, और ये रियलिटी में यहाँ है, तो ये लिखा गया अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल पोजीशन, तो एक्चुअल पोजीशन रियल पोजीशन ऑफ अपरेंट पोजीशन डिफरेंट है ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ स्टार लाइट, स्टार की जो लाइट है उसकी रिफ्लेक्शन होती है ड्यू टू कौन करता है, एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर में आपको पता है लेयर्स हैं एयर की, डिफरेंट तरह की गैसेज हैं, ठीक है, सो दिस अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार फ्लक्चुएट्स ड्यू टू चेंजिंग एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, जो अपरेंट पोजीशन ये बताई मैंने फ्लक्चुएट करती है, क्यों करती है, ड्यू टू जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, टेम्परेचर प्रेशर चेंज होते हैं उसकी वजह से जो अपरेंट पोजीशन स्टार की वो फ्लक्चुएट करती है, इट गिव्स राइज टू ट्विंकलिंग इफेक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट एंड आज की जो लास्ट टॉपिक है वो छोटा सा टॉपिक है, एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड, उसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को हम बोल देंगे यहाँ TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वर्ड है और रिफ्रैक्शन नहीं है, एक्सप्लेन इसको, इस फिनोमेना ऑफ, देखो ध्यान सुनिए, नया कुछ नहीं पढ़ेंगे इसमें, स्नेल्स लॉ ये मेन
दोबारा बता रहा हूँ, मान लीजिए डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम में कोई ऑब्जेक्ट है, देखो यहाँ से रेज चली, देखो कितनी रेज चली, गिनना जरा इनको, 1 2 3 4, ये चली पहली, यहाँ इंटरफेस ये एक्स वाई इंटरफेस, इधर ऊपर एरर मीडियम है, नीचे क्या है डेंसर, इसका रिफ्लेक्शन U2 इसका क्या है U1, ठीक है। सो ये की रे चली, दूसरी थोड़ी और टेढ़ी करके गई, तीसरी और टेढ़ी होगी, चौथी और टेढ़ी, तो कितनी रेज चली सब्जेक्ट से बोलो 4 रेज, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं बेसिकली इनको बेंड कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने आई बढ़ा रहा हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है, बिकॉज ये यहाँ पड़ी तो ये नॉर्मल ड्रॉ किया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, तो ये इंसिडेंट रे है नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है, तो ये जो ऊपर वाली ये रिफ्लेक्टेड रे है दूसरे मीडियम में बेंड होके गई, ये आप देखोगे एक इंटरफेस की तरफ झुकती जाती है, जैसे पहले ये रे गई तो ऐसे गई, दूसरी मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज कर दिया तो थोड़ी सी और झुक गई नीचे की तरफ, तीसरा मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस और इंक्रीज कर दिया तो ये इंटरफेस पे चल पड़ी, देखो इंटरफेस पे चल पड़ेगी, तो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा 90, तो उस टाइम एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, सी लिखा है। व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होता है जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना डिग्री होता है 90 डिग्री, ठीक है। लास्ट वाली रे के लिए देखना, अब आई इज इक्वल टू सी तो हो चुका है, अब यदि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर है सी से तो फिर इंटरफेस तक तो ये पहुंच चुकी है, तो ये फिर रे उसी मीडियम में बेंड हो जाएगी, अब ये रिफ्रैक्ट नहीं हुई, ये देखो उसी मीडियम में गई और उसी मीडियम में वापस आ गई, ये रिफ्लेक्शन हुई, मतलब इंटरनली रिफ्लेक्ट हो गई ये रे, सारी की सारी लाइट जब एंगल ऑफ इंसिडेंस उस लाइट के लिए क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तो सारी की सारी लाइट उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। कब होती है TIR? जब आई ग्रेटर देन क्या होता है सी, और लाइट फिर दूसरे मीडियम में नहीं जाती, उसी मीडियम में सारी की सारी रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो ये लिखा देखो, इट इज द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ होल मींस सारी लाइट in the same medium का an angle of incidence is greater than critical angle, तो ये लिख दिया मैंने एक्सप्लेनेशन, ऑब्जेक्ट O डेंसर मीडियम में बताया मैंने, ray of light from O bends more and more towards interface as angle of incidence increases, ठीक है। जैसे मैंने आई बढ़ाया तो मैंने देखा कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इंटरफेस की तरफ झुकना शुरू हुई, और इंटरफेस के ऊपर कब चली वो, ये चली जब आई की इसके इक्वल हो गया सी, critical angle बोलते हैं उसको, so it is definition is it is the angle of incidence and angle of reflection कितना डिग्री हो गया बताया मैंने 90 डिग्री, I is equal to C पे R कितना हो जाता है 90 डिग्री, और जब I इक्वल टू C हो गया तो सारी की सारी लाइट उसी मीडियम में वापस आगे रिफ्लेक्ट हो गई, तो TIR हो गया, TIR कब होगा जब I इक्वल टू क्या होगा C, और लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से कहाँ जानी चाहिए रेडियल, what are the conditions for TIR? Very important question for board, very important, board के लिए बहुत ज़्यादा important है, conditions क्या होती हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, वेरी इंपॉर्टेंट, वही बताया मैंने अभी, रे ऑफ लाइट को ट्रैवल करना पड़ेगा डेंसर से किस तरफ रेयर मीडियम, रे ऑफ लाइट मस्ट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, और आई ग्रेटर देन क्या होना चाहिए सी, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया, दो है ना मीडियम, मीडियम को प्लूरल है, ठीक है। एप्लीकेशंस TIR की याद कर लेंगे, एक तो होती है ऑप्टिकल फाइबर, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर जो है वो बेसिकली टेलीकम्युनिकेशन में यूज होता है, ठीक है। ये एक्सप्लेन करेंगे क्या होती है, पर बिल्कुल ये जैसे धागे की तरह पतली, बिल्कुल पतली, थिन एंड लॉन्ग एंड थिन स्टैंड होता है, जस्ट लाइक थ्रेड, धागे की तरह, जो ग्लास से बनी होती है, किससे, ग्लास से या क्वार्ट्ज से, और उस ग्लास या क्वार्ट्ज का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है 1.7, और बाहर उसके ऊपर ना कोटिंग की होती है एक थिन लेयर ऑफ मटेरियल की, और उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1.5, अंदर वाला मटेरियल है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.7, और बाहर जिस मटेरियल की कोटिंग करी होती है उसका 1.5, तो अंदर वाला मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो वो डेंसर हो गया, और बाहर वाला जो कोटिंग करी है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स थोड़ा कम है तो वो रेयर हो गया, क्योंकि डेंसर से रेयर की तरफ लेकर चलना है तभी होगा कौन TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसका ऑप्टिकल फाइबर का प्रिंसिपल क्या है, विच बेस्ड अपॉन TIR, व्हाट इज TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन,
एक्सप्लेन करते हैं, देखो ध्यान सुनिए। In figure, area of light always reflected along AB at point A angle is greater than tail angle ray reflected into the suppose repeater TIRs। चलिए नेक्स्ट पेज पे डायग्राम कहाँ से लेते हैं, ध्यान सुनिएगा। देखो ये अंदर इतना इतना मैंने बताया कि ये बिल्कुल धागे की तरह पतली होती है ऐसे फाइबर, या इसकी थ्योरी समझने के लिए इसको थोड़ा मोटा कर दिया। देखो ये अंदर ये मटेरियल दिख रहा है ना आपको, ये देखो ध्यान सुनेंगे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे आगे तक जा रहा है ना, ये अंदर फाइबर का मटेरियल, ये जो सारा दिख रहा है अंदर, ये फाइबर अंदर से, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बताया था मैंने पूरे जोर से 1.7, और ये कोटिंग की हुई है सारी अंदर, ये कोटिंग है, और इस कोटिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बताया था 1.5, ये लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ से एक रे ऑफ लाइट चली, ओ ए इसका इंसिडेंट रे यहाँ पड़ी, यहाँ से ये दूसरा मीडियम चेंज हो गया ना, यहाँ एयर है, यहाँ फाइबर मटेरियल है, तो रेयर से कहाँ गई, ये डेंसिटी तो नॉर्मल की तरफ बैंड होगी, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल की तरफ बैंड होगी, फिर हो गई बैंड। अब ये मेन चीज़ यहाँ फिर एक इंटरफेस है, बिकॉज इधर को जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, और इधर बढ़ेगा कितना है 1.7, तो ये कौन सा मीडियम हो गया डेंसर, और ये ऊपर वाला कौन सा है रेयर, कंपैरेटिवली रेयर हुआ ना। तो अब डेंसर से कहाँ जा रही है रेयर की तरफ। अब ये इसमें खास बात ये होती है कि इस पॉइंट के ऊपर मैंने यदि नॉर्मल ड्रॉ करूँगा ना, तो आई एंगल इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, तो आई ग्रेटर देन क्या पाया जाता है हमेशा, ग्रेटर देन सी। जब आई ग्रेटर देन सी होगा ना, तो मैंने बताया कि टी आई आर हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और यदि दूसरे मीडियम में जाएगी दूसरे मीडियम वापस हो जाएगी। तो जैसे जैसे इंटरफेस पे पड़ेगी, फिर इंटरफेस पे पड़ेगी, तो यहाँ फिर ये यहाँ फिर आई ग्रेटर देन क्या हो गया बोलो सी, फिर उसी मीडियम में वापस, यहाँ फिर आई ग्रेटर देन क्या हो गया बोलो जोर से सी, और फिर इधर नहीं जाएगी, फिर उसी मीडियम टी आई आर हो रहा है, मतलब रिपीटेड टी आई आर होता है, बार बार टी आई आर, यहाँ भी एंगल ग्रेटर देन सी, यहाँ भी, और फाइनली फिर ये यहाँ से यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा और यहाँ से बाहर निकल आएगी, एंड वाई से बाहर निकल आएगी, एंड एक्स पे एंटर होती है। और इसमें एक खास बात होती है, लाइट रे ट्रैवल हो रही है अंदर ही, और इसमें खास बात ये होती है कि इसकी जो इंटेंसिटी है लाइट की, उसमें कोई लॉस नहीं होता है, देयर इज नो लॉस। मान लो ये आपका सोलन है और ये आपका दिल्ली है, इस फाइबर के थ्रू लाइट रे को आपने दिल्ली पहुँचाना है, तो लाइट रे की इंटेंसिटी में कोई लॉस नहीं आएगा, जितनी सोलन से चली, जितनी इंटेंसिटी यहाँ थी, उतनी इंटेंसिटी आपको लाइट की कहाँ मिलेगी, दिल्ली में मिल जाएगी। तो फाइबर में जब रे ऑफ लाइट चलती है तो उसकी इंटेंसिटी में कोई लॉस नहीं होता है, ये मेन चीज़ है, ठीक है। तो ये लिखा था वहाँ पे कि जैसे ही ये रे ओ ए इज रिफ्लेक्टेड अलोंग ए बी एट दिस पॉइंट बी, बोल देते हैं पॉइंट बी आई इज ग्रेटर देन सी, देयरफॉर रे इज रिफ्लेक्टेड इंटरनली, और जब जब इंटरफेस पे पड़ेगी रिफ्लेक्ट होती है, रिपीटेड टी आई आर होता है, और वह टी आई आर होता है फाइबर पे, it suffers repeated TIRs, total internal reflections, ठीक है। So finally ray of light emerges out from and by without any loss in its intensity, यहाँ से निकल आएगी बार एंड वाई से, खास बात बताई मैंने, इसकी इंटेंसिटी में कोई लॉस नहीं आएगा। तो इसके यूजेस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिए यूजेस पूछते हैं कभी कभी। इट इज़ यूज टू ट्रांसमिट लाइट, ये बताया मैंने, इट इज यूज टू ट्रांसमिट लाइट सिग्नल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट एनी लॉस इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट में कोई लॉस नहीं आएगा। सिग्नल, लाइट सिग्नल जब एक जगह से दूसरी जगह जाएगा इस फाइबर के थ्रू। दूसरा है, इट इज़ यूज इन टेलीकम्युनिकेशन टू ट्रांसमिट सिग्नल्स, टेलीकम्युनिकेशन में यूज है इसका, सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए। और तीसरा है कि इट इज़ यूज टू ट्रांसमिट इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स को भी एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो उसका यूज होता है। आगे है इसका कि दूसरी जो एप्लीकेशन है टी आई आर की, वो है मिराज, हिंदी में बोलते हैं मृग तृष्णा, सुना होगा आपने छोटी कक्षाओं में, मृग तृष्णा। तो मिराज बेसिकली हॉट डिजर्ट्स में, चिकन डिजर्ट्स में समर के टाइम होता है फिनोमेना। इट इज़ एन ऑप्टिकल इल्यूजन, इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम, ठीक है, भ्रम ही है। ऐसा लगता है कि बड़े दूर जाके रेगिस्तान में आप घूम रहे हैं ना, तो बड़े दूर जाके आपको यदि कोई ऑब्जेक्ट होगा उसका इमेज दिखता है जो उस ऑब्जेक्ट के जस्ट नीचे, और वो ऐसे लगता है कि वो वेट जगह है, वहाँ पे कुछ गीला गीला है, मतलब वहाँ पे कुछ पानी टाइप चीज़ है। जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ कुछ नहीं होता, उसको बोलते हैं भ्रम है आपका, वो उसको बोलते हैं मिराज, बोलते हैं मिराज। इट इज़ एन ऑप्टिकल इल्यूजन विच अकर्स, वो होता कब है,
कहाँ होता है? इन हॉट डिजर्ट्स, रेगिस्तानी इलाकों में, ड्यूरिंग हॉट समर, गर्मी के दिनों में। ठीक है, सो इसका डायग्राम ये है। ठीक है, तो ये ना यहाँ थोड़ा मैं समझा देता हूँ, देखो इधर ध्यान से। ठीक है, ये है आपकी लेयर्स ऑफ एयर। ये जो बनाई हुई ना नीली नीली लाइन को ध्यान से देख लें यहाँ, ये क्योंकि गर्मी के दिन में ध्यान सुनेंगे तो जो हवा की लेयर्स हैं, लेयर्स ऑफ एयर हैं नियर अर्थ सरफेस, जहाँ मेरा कर्सर चल रहा है, वो उनकी डेंसिटी कम होगी, क्योंकि अर्थ सरफेस, अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है गर्मियों में, तो यहाँ एयर जो होगी वो हॉट होगी, और कंपेरेटिवली ऊपर वाली एयर का टेम्परेचर थोड़ा कम होगा। ऊपर टेम्परेचर कम है तो ऊपर कौन सा मीडियम हो गया, डेंसिटी कम हो गई वहाँ एयर की। ठीक है, डेंसिटी कम हो गई, सॉरी डेंसिटी यहाँ कम हो गई जो लेयर्स अर्थ के सरफेस के जस्ट टच में है। ठीक है, डेंसिटी यहाँ ज़्यादा हो गई और यहाँ डेंसिटी कम हो गई, किसकी? लेयर्स ऑफ एयर की। ठीक है, लेयर की डेंसिटी यहाँ ज़्यादा हो गई और यहाँ कम हो गई। यहाँ कम क्यों हुई? बिकॉज टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा है, हॉट एयर है यहाँ पे, हॉट एयर की डेंसिटी कम होती है, डेंसिटी कम है तो यहाँ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी कम हो गया, इंडेक्स कम हो गया तो कौन सा मीडियम बन गया बोलो? रेयर। कंपेरेटिवली उसकी तुलना में ऊपर, ऊपर टेम्परेचर थोड़ा, यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, ऊपर थोड़ा कम होगा। ठीक है, तो वहाँ डेंसिटी भी क्या होगी? ऊपर थोड़ा टेम्परेचर कम होगा तो डेंसिटी क्या होगी? वहाँ ज़्यादा होगी। किसकी डेंसिटी? एयर्स की, लेयर की। ठीक है, तो मतलब बोलने का मतलब ऊपर जो डेंसिटी एयर की लेयर्स की ज़्यादा है तो ऊपर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा हो गया, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा ऊपर हो गया, और जो लेयर्स अर्थ के सरफेस के जस्ट कांटेक्ट में है वहाँ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एयर्स, जो लेयर्स हैं एयर के, उनका कम हो गया। तो यहाँ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम हो गया तो कौन सा मीडियम बन गया? रेयर, और ऊपर डेंसर। समझे बात? सो ये डेंसर आ गया, यहाँ लेयर्स घनी घनी हो गई। मैंने बताया था डेंसर मीडियम क्या होता है, जहाँ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसके यहाँ घनी घनी लेयर्स बना दी, यहाँ खुली खुली बना दी है। अब देखो एक ट्री आपको हॉट डिजर्ट में, मान लो एक ट्री है, ऑब्जेक्ट बोल देते हैं इसको, ऐसे है ट्री, ये आप यहाँ पे, ये आपकी आँख यहाँ है, तो आप जैसे ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो बेसिकली क्या हुआ, जिसको आप देख रहे हैं वहाँ से रे ऑफ लाइट चलेगी, कौन से मीडियम से कौन सी तरफ जा रही है? इधर कौन सा मीडियम है? डेंसर। और इधर कौन सा है? रेयर। तो डेंसर से कहाँ जा रही है बोलो? रेयर की तरफ। ठीक है, तो डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है तो क्या होगा? D2R जब चलती है तो नॉर्मल से अवे वेंड होती है, तो लाइट नॉर्मल से अवे वेंड होगी, और डेंसर प्रेशर जा रही है तो किसी एक पॉइंट पे जाके आई ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? देखो सी, यहाँ मान लो आई ग्रेटर देन सी हो गया, because ray of light from this object travels from denser to rarer medium, therefore ray will bend more and more towards what? Normal, towards और away from normal। एक बार फिर डेंसर रेयर जा रही है ना, तो मैंने बताया था it will bend away from normal, बताया था आपको, away from normal करना चाहती है कौन? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, so ray of light from object O when travels through these layers, or you can say when it travels from denser to rarer medium, then it bends more and more away from normal। ठीक है, सो इसमें क्या होता है कि किसी एक पॉइंट पे जाके आई ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, तो आई ग्रेटर देन सी हो गया तो रे इज रिफ्लेक्टेड नाउ, ये देखो ये, and now it is traveling from rarer to denser, means it will bend now more and more towards the normal। और इस ऑब्जर्वर को लगेगा, इसको बैकवर्ड प्रूव करेंगे तो इस ऑब्जेक्ट, ये आपका ट्री, इस ऑब्जेक्ट का इमेज इसके जस्ट बिलो दिखेगा, उसको दोनों ही दिखेंगे इसको, और यही इंप्रेशन देंगे कि यहाँ पूल ऑफ वाटर है, क्या यहाँ पूल ऑफ वाटर, ऐसे इंप्रेशन देंगे उसको, तो ये होता है मिराज। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, मींस इट विल बेंड मोर एंड मोर away from the normal, and when I is greater than C, then there is this ray is now reflected internally, and now it travels from rarer to denser medium, means it will bend more and more towards the normal, and
for this observer. It appears to come from point I. ठीक है, इसको लगता है कि पॉइंट आई से आ रही है. तो I is simply the image of this object which is formed just below the object. और ये दोनों ही इंप्रेशन देते हैं किसका, पूल ऑफ वाटर का. लेकिन जब ये ऑब्जर्वर यहाँ पहुँचता है तो उसको लगता है वो यहाँ पे कुछ भी नहीं है. ये लिखा है रे ऑफ लाइट, इसके ऊपर ये लिखा है जो समझाया था शुरू में कि इन हॉट समर लेयर्स ऑफ एयर जो नियर अर्थ सरफेस होती हैं वो टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो हॉट होती हैं तो उनकी डेंसिटी कम हो गई. ठीक है, डेंसिटी कम होगी तो मीडियम कैसा बन गया, रेयर बन गया. मतलब ज़्यादा डेंस नहीं है तो मीन वो रेयर है. ठीक है, एज कम्पेयर टू अपर लेयर जो है वो कैसी हो गई फिर डेंसर, और नीचे वाली लेयर्स हैं कंपेरेटिवली वो कैसी हो गई, रेयर. So area of light from object O when reaches Earth's surface, angle of incidence I is greater than C. Earth's surface value angle greater than C हो जाता है. C means critical angle. Therefore ray of light is reflected back. Now we travel from radar to denser medium and observer को लगता है for I किसकी होगी, observer की आँख होगी. Ray appears to come from point I. ठीक है, observer sees both object and image. It gives the impression of pool of water. ये था मिराज, परितृष्णा. ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है बड़ा इम्पोर्टेंट है, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे. ये नहीं है इसमें क्वेश्चन. ये इसमें कुछ नहीं पढ़ेंगे. ये है कि ड्राइव करो रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल. ठीक है, सो ये वाला तीसरे वाला डायग्राम बनाना, वो 4 रेज लाई थी ना मैंने, तो एक बीच वाली जो चली थी डेंसर मीडियम में दे रहा ना, मैं 2 नंबर दे दिया इसको, 1 दे दिया. रेयर लिखा है रेयर 1. सो इस फिगर में एक रे ओ ए इंसिडेंट हुई डेंसर मीडियम से कहाँ जा रही है, रेयर मीडियम में. ठीक है, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई आ गया. ये एंगल ऑफ इंसिडेंट रे ये है, वो ये ऑब्जेक्ट को यहाँ से चली, नॉर्मल ड्रॉ किया मैंने, और फिर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो था वो मान लो सी के बराबर है. तो मैंने बताया था कि इंटरफेस पे चलती है. फिर इंटरफेस क्या होता है, जो डेंसर मीडियम को अलग करता है रेयर से. तो ये रे ये इंसिडेंट रे हो गई, और ये रिफ्लेक्टेड रे है. ये कौन सी है बोलो, वो इंसिडेंट रे है, और ये भी कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे. इंटरफेस पे चलेगी तो आर कितना हो जाएगा, 90. आई एंगल ऑफ आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड आई इज इक्वल टू सी हो जाता है. तो मैंने क्या बताया था, आर क्या हो जाता है 90. स्नेल्स लॉ लगाओ, साइन आई अपॉन साइन आर. आई कौन से मीडियम में बना बोलो, 2 में, तो नंबर 2 यहाँ जाएगा सामने. और जब आर जो किस में बना, 1 में बाहर बना है, कौन सा मीडियम है, 1. ठीक है, और जब आई की जगह हम सी भरेंगे, इस कंडीशन को पुट करेंगे स्नेल्स लॉ में, तो आई की जगह सी भरेंगे तो आर को कितना पुट करना पड़ेगा, 90. एंड आई इज इक्वल टू सी, देन आर इज इक्वल टू 90. सो ये कर दिया पुट. फिर देखो जी, आई की जगह सी लिखो, ले लिया साइन सी बटे साइन 90. साइन 90 क्या होता है, 1 होता है. ठीक है, ये आई की जगह सी, यहाँ सी लिखो, आर की जगह 90 लिख दिया. साइन 90 तो 1 होता है. ठीक है, तो म्यू 1 2 साइन 90 साइन सी इक्वल टू, और 1 का 2 करना है, 2 का 1 करना है, तो आपको पता ही है यहाँ 1 अपॉन करना पड़ेगा. तो ये कर दिया 1 अपॉन है. तो साइन सी इज इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. दिस इज द रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 नंबर में, इसको कर लें ढंग से. और लास्ट में ये है कि डायमंड क्यों चमकता है भाई, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड क्यों चमकता है, ये क्वेश्चन है. तो डायमंड इसलिए चमकता है जब उसमें रिपीटर TIR जो होता है उसको फेसिस को ऐसे कट किया जाता है कि जब भी लाइट उसके ऊपर पड़ेगी तो आई ग्रेटर देन सी होता है, तो लाइट इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है, और जब लाइट फाइनली बाहर निकलती है कुछ प्लेसेस से इन सर्टेन डायरेक्शंस मेक्स द डायमंड स्पार्कलिंग. और डायमंड के लिए मैंने बताया था कि उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 2.42 है, तो क्रिटिकल एंगल आ जाएगा 24.4 डिग्री. ठीक है,
तो ब्रिलियंस ऑफ डायमंड जो होती है, जो स्पार्कलिंग होती है डायमंड की, चमकना होता है, ब्रिलियंस जो होती है उसकी, दैट इज ड्यू टू TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रेटिनल डायमंड का याद रखिए। रेटिनल एक्स मैंने अभी फॉर्मूला टाइप किया आपको, साइन सी मैंने बताया 1/μ/1, ये बताया ना। अब डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, यहाँ पुट कर दो, कितना है, सी निकालो। अच्छा यहाँ से पहले सी आ गया, यहाँ से साइन इनवर्स 1/μ/1, तो सी आ जाएगा यहाँ से साइन इनवर्स μ/1 कितना बताया डायमंड का, म्यू कितना है, और 2.42 लिख दिया। इसको आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल से वैल्यू देखेंगे, सो यू विल फाइंड, ये आ जाएगा सी इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल डायमंड के लिए इतना आता है, ये लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करेंगे। द फेसेस ऑफ डायमंड आर कट इन सच ए वे दैट व्हेनेवर लाइट फॉल्स ऑन एनी ऑफ द फेसेस, ठीक है, उसके फेसेस पे ऐसे कट किया जाता है कि जब भी किसी फेस के ऊपर लाइट पड़ती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ठीक है, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा आ जाता है। सो लाइट, हाँ, सो लाइट सफर्स रिपीटेड TIRs, बार बार अंदर रिपीटेड TIRs होंगी, रिपीटेड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होंगी। तो लाइट जो फाइनली बाहर निकलती है, मर्जेज आउट, लाइट विच फाइनली मर्जेज आउट फ्रॉम few places in certain directions makes the diamond sparkling, डायमंड इसलिए चमकता है, इसको नोट कर लें, इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सो आज के लिए फिर इतना ही, ओके देन।